आपने अर्लियर क्लासेस में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसके अलावा बहुत और भी फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, पावर, वर्क और टाइम, और बाकी फॉर्मूलों में और जो इस तरह की क्वांटिटीज हैं, इन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है? यूनिट्स। इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो यूनिट्स में मेजर होती हैं। अब ये क्वांटिटी और उनकी यूनिट, जैसे हमारे पास लेंथ, करंट, फोर्स, स्पीड, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स जो है, लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस एटसेट्रा, करंट के लिए एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर एटसेट्रा, फोर्स के लिए न्यूटन, किलो न्यूटन एटसेट्रा, और स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी क्वांटिटी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक ही यूनिट इस्तेमाल की गई हो। यूनिट जो है वो किसी यूनिट के मतलब किसी क्वांटिटी की बहुत सारी हो सकती हैं, यूनिक नहीं है। अब किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्वांटिटीज आर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। जैसे टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है वो टाइम है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 2 है, और उसकी यूनिट जो है वो आवर्स है। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो Q इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय यू। यहाँ पे Q टाइम है, N 2 है, और U जो है वो आवर्स है। अब क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो केवल एक नहीं है, हम टाइम को आवर्स में भी मेजर करते हैं, मिनट में भी करते हैं, डेज में, ईयर में, डिकेड में भी कर सकते हैं, और कोई और अगर मान लिया क्वांटिटी कोई और हो तो उसकी यूनिट भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कोई एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन कोई भी क्वांटिटी है, अगर मैं उसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहा हूँ या दूसरे में कर रहा हूँ, क्वांटिटी उतनी ही रहती है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 2 आवर्स इज इक्वल टू 120 मिनट, दोनों का मतलब सेम है, क्वांटिटी उतनी ही रही, टाइम उतना ही रहेगा, ये बदल नहीं जाएगा। यानी कि कोई क्वांटिटी है, अगर वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर की जाए या दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर की जाए, उसकी वैल्यू सेम रहती है। मान लिया पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट u1 है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट u2 है, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो हमारे पास n1 2 हो जाता है, u1 आवर्स हो जाता है, n2 120 और u2 मिनट। तो q इक्वल टू एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने जैसे बताया कि क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। इससे क्या पता चलता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यूनिट ज़्यादा होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और यूनिट कम होगी यानी कि छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। सो बिगर इज द यूनिट, लेसर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, इसी एग्जाम्पल में लेते हैं, 2 आवर्स इज इक्वल टू 120 मिनट, Q इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ पे n1 2 u1 आवर्स, n2 120 u2 मिनट्स। अब क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो r है वो मिनट से बड़ा होता है, यानी कि u1 u2 से बड़ा है, तो जो n1 है वो दिख ही रहा है यहाँ पे कि जो 2 है वो 120 से छोटा है, तो n1 लेस देन n2। इसका मतलब यूनिट बड़ी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 लेस देन 100 है, तो इसका मतलब जो मीटर है वो सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आप जानते हैं, तो 1000 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ग्राम जो होगा वो किलोग्राम से छोटा हो जाएगा। अब कितने तरह की यूनिट्स हो सकती हैं? जैसा कि आपके सामने है, दो तरह की यूनिट है, एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड।
फंडामेंटल कौन सी होती हैं? यूनिट्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर यूनिट टू बी एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली, यानी कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और यूनिट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसका मतलब डिराइव्ड में दूसरी की हेल्प लेनी पड़ती होगी। तो डिराइव्ड कैसी होती हैं? जो फंडामेंटल से मिलके बनती हैं, वो डिराइव्ड यूनिट कहलाती हैं। अब जैसे कि हमारे पास इस चार्ट में फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं और डिराइव्ड भी हैं। फंडामेंटल है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। ये सारी फंडामेंटल हैं और ये 7 ही हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं होंगी। लेकिन डिराइव्ड, इनके अलावा जितनी बची वो सारी डिराइव्ड हैं। जितनी आप यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फोर्स के लिए न्यूटन, वर्क के लिए जूल और प्रेशर के लिए पास्कल यूज़ करते हैं। तो ये सारी यूनिट डिराइव्ड यूनिट हैं। अब इससे आगे की जो यूनिट है दैट इज अबाउट डायमेंशंस, वो हम इससे अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। अभी जो हमने सारी क्वांटिटीज और यूनिट पढ़ी हैं, अब हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम मास पे आते हैं। मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी विच कैन नेवर बी जीरो। तो मास जितना बॉडी का कंटेंट होता है उसे बोलते हैं, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। इट्स मोस्टली कॉमन यूज़ यूनिट इज़ किलोग्राम। जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं मास को, किलोग्राम में यूज़ करते हैं। अगली यूनिट पे अगली क्वांटिटी पे आते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ। अब लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट इट्स एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉडी के दो एक्सट्रीम एंड हैं, उन एक्सट्रीम एंड के बीच की जो दूरी होती है उसे लेंथ कहते हैं। और लेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर में। सो इट्स मोस्ट कॉमन यूनिट इज मीटर। इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं, पर अभी हम मीटर की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ डेफिनेशंस ऐसी भी होंगी जो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है, तो आप एक बार उनको पढ़ लें, दैट्स इनफ। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम की यूनिट है। टाइम तो सिंपल है। अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, टाइम इज़ व्हाट द क्लॉक रीड। टाइम वो है जो हमें घड़ी बताती है। इसके अलावा एक डेफिनेशन हम और दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी मे ऑल्सो डिफाइन टाइम एज द मेजर ऑफ ड्यूरेशन फॉर विच एन इवेंट लास्ट। एक घटना को समाप्त होने में जितनी अवधि लगती है वो टाइम होता है। नेक्स्ट, इट्स मोस्टली कॉमन यूनिट यूज्ड इन फिजिक्स इज सेकंड। हम टाइम को वैसे तो आर, डे, ईयर में भी लेते हैं, लेकिन जो हम जनरल यूज करते हैं वो सेकंड यूज करते हैं। अब ये जो यूनिट्स की बात आ रही है, इनको डिसाइड कौन करता है? पूरी दुनिया में अगर मैं कहता हूँ 1 किलोग्राम, तो वो 1 किलोग्राम सब जगह एक जैसा है। 1 मीटर की लेंथ की बात करता हूँ, वो सब जगह एक जैसी है। इस बात का स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? ए बॉडी नेम्ड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स is given authority to decide the unit by international agreement। यानी कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब ने इस कमेटी को, इस बॉडी को, जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, इनको अथॉरिटी दी है कि आप डिसाइड करो, जो स्टैंडर्ड आप सेट कर दोगे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑथेंटिक होगा। ठीक है, तो अभी हम पूरे वर्ल्ड में जो 1 किलोग्राम है वो सब जगह एक जैसा है। जो 1 मीटर है, 1 सेकंड का जो स्टैंडर्ड लिया गया है, जो घड़ी यहाँ पे 1 सेकंड में जितना उसकी निडल मूव करती है, सब जगह उतने ही टाइम में उतना ही मूव करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का 1 मिनट अलग है और यूएस का 1 मिनट अलग है। टाइम सब जगह एक जैसा ही है। हाँ, जो घड़ी में हम टाइम देखते हैं वो जीएमटी के हिसाब से, अब उसको लेके कंफ्यूज ना हो, वो अलग चीज़ है। द मीटर, जो लेंथ की यूनिट है, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458
ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का इतना हिस्सा, इतने में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 1 मीटर है। द किलोग्राम, ये मास की यूनिट है, तो किलोग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम हम किसे डिफाइन करें? 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। किलोग्राम का एक सैंपल बनाया गया है जो क्या है, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का, जिसकी लंबाई 3.9 सेंटीमीटर है और डायमीटर भी इतनी है। उसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट सेवरिस, जो कि पेरिस के पास है फ्रांस में, उसमें रखा गया है। अब ये बात ध्यान रखिए, ये जो मैंने अभी बात की थी ना कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, उसका हेड ऑफिस है ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि सेवरिस में है, पेरिस के पास फ्रांस में। वहीं से सारे स्टैंडर्ड्स लिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 1 किलोग्राम जो है ना, वो वहाँ पे एक ब्लॉक प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का, जिसकी हाइट और डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर है, वो लिया गया। उसका जो वजन है वो 1 किलोग्राम है। तो दुनिया में जितने भी किलोग्राम हैं वो सब उससे कंपेयर किए गए हैं, उसके इक्वल रखे गए हैं। नेक्स्ट, द सेकंड, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। देखिए, 1 second is the duration of 9192631770 periods of radiation of corresponding to unperturbed transition between the two hyperfine level of ground state of cesium-133 atom. cesium-133 atom के दो hyperfine level के बीच में जो unperturbed transitions होती हैं, उसके कितने पीरियड के बराबर? 9192631770, इतने पीरियड्स के बराबर का समय 1 सेकंड है। यानी कि 1 सेकंड में उस सीजियम एटम में दो हाइपरफाइन लेवल के बीच में इतने ट्रांजिशन हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। इसी के बेस पे एटॉमिक क्लॉक बनती है, जो जितने भी रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे फिजिक्स में, ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ में, जिसमें एक माइक्रो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड की गलती भी डिजास्टर कर सकती है, तो वहाँ के लिए हम एटॉमिक क्लॉक लेते हैं जो cesium-133 एटम पे बेस्ड होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली उस लेवल पे समझ में नहीं आएंगी जैसे आपको सारी चीज़ें आ रही हैं। द एम्पियर, ये करंट की यूनिट है। तो 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट which when maintained in each of the two straight parallel conductors of infinite length and negligible cross section held 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter between them. समझिए इसको, अगर दो वायर हैं, कंडक्टिंग वायर, जिनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, लेंथ इनफाइनाइट है, अगर उनके दोनों के बीच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो वो एक दूसरे की पर यूनिट लेंथ पे 2 into 10 raised to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। यानी कि 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल कंडक्टर्स में, जिनकी लंबाई इन्फिनिटी है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, अगर फ्लो हो तो वो दोनों एक दूसरे की पर यूनिट लेंथ पे 2 into 10 raised to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। ये डेफिनेशन होती है 1 एम्पियर की, इसको इंटरनेशनल एम्पियर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द केल्विन, ये टेम्परेचर की यूनिट है। 1 Kelvin is the fraction 1/273.16 of thermodynamical temperature of triple point of water. वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 पार्ट 1 केल्विन कहलाता है। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वाटर की तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो उस टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट 1 केल्विन कहलाता है। नेक्स्ट इज द कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये फोटोमेट्री से रिलेटेड है।
अब फोटोमेट्री एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो पहले पढ़ाई जाती थी पर अब नहीं पढ़ाई जाती, पर इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो अभी भी आपकी स्टैंडर्ड्स में ही काउंट होता है, तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। वन कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स that emits monochromatic radiation of frequency 5.4 into 10 raised to the power 14 hertz and that has a radiant intensity of 1 by 683 watt per steradian in that direction। यानी कि वन कैंडिला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उस सोर्स की जो एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट करता है, किस फ्रीक्वेंसी का, 5.4 into 10 raised to the power 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, एंड दैट हैज़ अ रेडिएंट इंटेंसिटी। और उस सोर्स की रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी है? रेडिएंट इंटेंसिटी मतलब जिस इंटेंसिटी से वो लाइट एमिट कर रहा है वो है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। अब ये जो स्टेरेडियन है ये भी आपके लिए एक नई चीज़ है, अगले लेक्चर में हम उसको कवर कर रहे हैं, इन दैट डायरेक्शन। तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, द मोल। मोल क्या होता है? जैसे हम कोई एटमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे अमाउंट काउंट करने की बात करते हैं तो वो मोल में होता है। वैसे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास किलोग्राम में मेजर होता है, लेकिन जब हम एटमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं तो मोल एक यूनिट है जो यूज़ की जाती है, और वो कितनी होती है? 1 मोल इज़ द amount of substance which contains as many elementary entities as there are atoms in 12 ग्राम of pure carbon 12 atom। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उतनी एलिमेंट्री एंटिटी जितने भी अमाउंट में होंगी उसे 1 मोल कहेंगे। अब उस 1 मोल का सबका मास इक्वल हो वो ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल कार्बन, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल यूरेनियम, तो है सब 1 मोल, लेकिन अगर मैं इनके ग्राम में मास देखूंगा वो सब अलग होंगे। इसीलिए जो मोल है वो ग्राम से अलग है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।